देखें तो अब ये क्या बनेगा, अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दें। अच्छा, अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा, ये क्या बनेगा जी बताएं जल्दी से, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी जी नूर? 1/10। हाँ ये सर। tan इनवर्स ऑफ y, देखे ना 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है ना, आई समझ? यस सर। अच्छा, अब हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। अभी ये सॉल्यूशन जो है दिस इज जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, यानी अभी तक जो इसी फॉर्म में हम सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे हैं ये जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमेशा इस कांस्टेंट c की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। अब c की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इन्हें यूज करके हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट x equal to 0 and y equal to 1, x equal to 0 and y is equal to 1। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c, और tan इनवर्स ऑफ 1 आपको पता है पाई बाय 4 होता है, ठीक है? तो c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू वहां पुट करें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसे नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का और लिखें पुट c इज इक्वल टू पाई बाय 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ y is equal to x square by 2 plus pi by 4 and this is the required solution। स्क्रीनशॉट लेने कोई मसला है तो पूछ लें और साथ ही साथ आंसर भी चेक कर लें। तो देखिए वंस अगेन हमें इस क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है कि जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करें और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करें। तो एक दफा फिर ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको अगले स्टेप में मैंने लिखा ds बाई dt इज इक्वल टू माइनस 2st, और अगले स्टेप में इसको लिखा जा सकता है ds डिवाइडेड बाई 2s, या 2 चले इधर ना भी शिफ्ट करें उधर ही रहने दें 2 को बेशक, ये लिख दें माइनस 2t dt। अब इंटीग्रेट कर दें तो ये मैंने यहीं पे इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है? और जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा नाउ दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ s, natural log of s is equal to minus 2t square by 2 plus g। कांस्टेंट क्या लिखूं मैं बताएं जल्दी से, व्हाट इज द कांस्टेंट? हाँ जी, सी। क्या लिखूं? सी। नेचुरल लॉग ऑफ c। लॉग सी। लॉग सी। ये बताया था आपको कि अगर एक लॉग भी आ जाता है ना सॉल्यूशन में तो कांस्टेंट नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखा जाएगा। अच्छा, अगले स्टेप में इसको लिखा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ s इज इक्वल टू, इसको भी लॉग की फॉर्म में, फिर जाहिर सी बात है थ्रू आउट लॉग की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब इसे जब लॉग की फॉर्म में लिखेंगे पहले तो ये 2 और 2 कैंसिल कर देना, बाकी बचेगा माइनस एज इट इज, और t स्क्वायर को लिखेंगे e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ t स्क्वायर। आगे समझ, सॉरी नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखना है तो नेचुरल लॉग नीचे आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ऐसे नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर t स्क्वायर इस तरीके से आएगा, और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c एज इट इज। अगले स्टेप में क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ s इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c डिवाइडेड बाय e की पावर t स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म बन रही है नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b वाली, तो वो बनता है नेचुरल लॉग ऑफ a बाय b। समझ आ गई? अच्छा, अब एंटी लॉग लेंगे दोनों साइडों का, तो एंटी लॉग लेने से बनेगा s इज इक्वल टू c ओवर e की पावर t स्क्वायर। हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो अब क्या करेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसे यूज कर लेंगे। तो लिख दें पुट s इज इक्वल टू 4e and t is equal to 0 in equation 1।
तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, वो बनेगी 4e इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय e की पावर, देखें t की जगह जब 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0, तो 4e इज इक्वल टू c बाय 1, तो 4e इज इक्वल टू c, ये c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू को फिर से 1 में पुट करें तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये लिख देते हैं पुट c इज इक्वल टू 4e इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, वो बनेगी 4e सॉरी s इज इक्वल टू 4e डिवाइडेड बाय e की पावर t स्क्वायर, या मैं भी अगले स्टेप में ऐसे भी लिखा हो 4 डिवाइडेड बाय e की पावर t स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये a नीचे शिफ्ट होगा तो पावर इसकी नेगेटिव होगी, वो इसके साथ मिलकर फिर e की पावर t स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगी। ले लें स्क्रीनशॉट, कोई मसला है तो पूछ लें और साथ ही साथ आंसर भी चेक कर लें। देखें कहता है a ball is thrown vertically upward with velocity of 2450 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी है बॉल की, 2450 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेग्लेक्टिंग ए रेजिस्टेंस फाइंड, फर्स्ट थिंग क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ बॉल एट टाइम t, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी फाइंड करें। ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, कहते हैं आपने किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। नंबर 2 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, और तीसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल। ये तीनों चीज हमने बारी बारी फाइंड करनी है। अच्छा देखें जी, स्टार्ट फिर हम करते हैं। वेलोसिटी एट एनी टाइम हमने फाइंड करनी है, तो सबसे पहले देखें एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन, और क्योंकि बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है तो अब इस केस में एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो फिर g को लिखा जा सकता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, देखें जरा, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, अगर आपको याद हो तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब ये जो डेल्टा है ना, d डेल्टा v बाय डेल्टा t, ये असल में डेरिवेटिव ही होता है अगर लिमिट t जो है वो 0 को अप्रोच कर रही हो। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन में मौजूद है, जहां से चैप्टर 2 स्टार्ट होता है वहां डेरिवेटिव की डेफिनेशन में मौजूद है कि अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख लूं, सपोज करें डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t विद लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, तो ये होता है फिर dv बाय dt, ठीक है, कि अगर ये लिमिट अप्लाई हो जाए तो वो डेरिवेटिव बन जाता है। तो यहां भी अब ऐसे ही होगा, एक्सेलरेशन है चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो क्या हो जाएगा dv बाय dt, लेकिन क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया और जब कोई भी बॉल ऊपर मूव कर रही होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है बॉल की वेलोसिटी रिड्यूस होती चली जा रही है, कम हो रही है, इसलिए नेगेटिव साइन आता है, ठीक होगा। अच्छा अब जरा देखें, अब एक दफा फिर हम क्या करेंगे, इसको वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लेंगे। सो ये बना g dt इज इक्वल टू माइनस dv डिवाइडेड बाय dt। हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है एट एनी टाइम t, सो इंटीग्रेट करना है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बना g, क्योंकि कांस्टेंट है इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो अब ये क्या बनेगा, नाउ माइनस v इज इक्वल टू gt प्लस कांस्टेंट, अब एक दफा फिर इस कांस्टेंट को हमने खत्म करना है, जैसे ऊपर दो पर्टिकुलर केस कर लिए ना हमने, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए, अब यहां भी हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्योंकि हमने वेलोसिटी जनरली नहीं फाइंड करनी, पर्टिकुलरली फाइंड करनी है, तो उसके लिए c की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। अब c की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें बिल्कुल क्लियर है कि उसने कहा था इनिशियल वेलोसिटी ये है 2450 सेंटीमीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी जब भी होती है तो इसका क्या मतलब होता है, टाइम 0 पे वो वेलोसिटी होती है, क्योंकि जब भी इनिशियल कैलकुलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल कैलकुलेशंस में अगर टाइम
टाइम जो है कंसिडर सॉरी टाइम का जिक्र अगर ना किया जाए तो अंडरस्टूड होता है कि टाइम वहां पे जीरो है। तो इस केस में भी टाइम जीरो है, तो मैं लिख देता हूं पुट t is equal to 0 and b is equal to 2450 in equation number 1। तो इक्वेशन वन देखें क्या बनेगी, वो बनेगी माइनस वी इज इक्वल टू जी टी सॉरी जी इंटू जीरो प्लस सी। ठीक है, और b की भी ये वैल्यू पुट करनी थी, मैं भूल गया, मुझे मैं लिख देता हूं -2450। ठीक हो गया, तो c की वैल्यू क्या आई -2450। अब c की इस वैल्यू को फिर से वन में पुट करें तो इक्वेशन वन क्या बनेगी, इक्वेशन वन इंप्लाइज तो बनती है माइनस वी इज इक्वल टू जी टी और c की जगह -2450 और माइनस से थ्रू मल्टीप्लाई करें तो बनता है v इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस 2450। ये हमने फर्स्ट पॉइंट फाइंड कर लिया, यानी वेलोसिटी एट एनी टाइम। पहले जल्दी से इसका आंसर मुझे देख के बताएं, यही है? अगर ये सही है तो आगे वाले आंसर सही आएंगे, अगर ये गलत तो आगे वाले भी गलत आ जाएंगे। जल्दी से चेक करके मुझे बताएं सही है जी। अब देखिए सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, ये था फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड वन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी। अब हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना है। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे फाइंड करेंगे, यही जो इक्वेशन है ये वेलोसिटी वाली, इसी से हम डिस्टेंस की तरफ हम जाएंगे। जिस तरह एक्सेलरेशन होता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी आपके सामने लिखा था, एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल इसी तरह वेलोसिटी जो होती है वो होती है डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगले स्टेप में अब इसी v की जगह मैं लिखूंगा ds/dt। ठीक है, वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो लिख दिया मैंने। आगे माइनस जी टी, चलिए जी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं बार बार, ये लिख दिया -980t प्लस 2450। अब वंस अगेन हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का कहा जा रहा है, तो अब एक बार फिर सेपरेट कर देंगे वेरिएबल्स को, तो ये बनेगा ds इज इक्वल टू -980t प्लस 2450 इनटू dt ये लिख दिया dt। ठीक है, तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब इंटीग्रेट करेंगे यहीं पे मैं चलिए स्टेप नहीं कर देता हूं, ds इज इक्वल टू, अब ये सारे का सारा कांस्टेंट है, ये -980t प्लस 245 सॉरी ये t कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे करेंगे इंटीग्रल्स इनके सेपरेट ही कर लें। जब मैं इंटीग्रल लूंगा इस राइट हैंड साइड का तो ये ऐसे बनेगा -980 एंड इंटीग्रल ऑफ t dt, इसी तरह प्लस का साइन और ये 2450 इंटीग्रल ऑफ dt। ठीक होगा, अब ये क्या बनेगा, ये बन गया s इज इक्वल टू -980 और t का इंटीग्रल हो जाएगा t²/2 प्लस 2450 और इसी तरह इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा t और आगे कांस्टेंट। ठीक होगा, अब वंस अगेन हमें फिर c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक दफा फिर c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखें अब ये जो हमारी इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में है। मुझे ये बताएं कि जब बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया था एंड उस वक्त जब बॉल थ्रो की गई थी जब टाइम 0 था, तो बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ था? सर रिपीट करें। क्वेश्चन मेरा ये है कि अब इस दफा हमारी इक्वेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करना है। तो जब डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में है तो अब हमारी ये कंडीशंस डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में ही होनी चाहिए। सवाल मेरा ये है कि जब बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया था, मींस कि जब टाइम 0 था, तो बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ था टाइम 0 के? जीरो सर। बिल्कुल ठीक है, जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, इसलिए मैं लिख देता हूं, इसे मैं 2 का नाम दे देता हूं और मैं लिखता हूं पुट t इज इक्वल टू 0 पुट t इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 देखिए क्या बनेगी, ये लिखा 0 इज इक्वल टू s की जगह 0 आ गया। अब आगे इस वाले t की जगह 0
इस वाले t की जगह 0 और प्लस कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कांस्टेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हमारी इक्वेशन 2 क्या बनेगी, नाउ इक्वेशन 2 इंप्लाइज, इक्वेशन 2 बनती है s इज इक्वल टू -980। अच्छा -980/2 बार बार लिखने की बजाय 2 और 980 की कैंसिलेशन कर दें, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आई थिंक 490 बनेगा। तो ये मैं लिख देता हूँ -490 टी स्क्वायर प्लस 2450 टी। ये हमने डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लिया। जल्दी से देख के बताइए आंसर, ठीक है। अच्छा अब लास्ट में हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट, तो ये साइड तो मैं साफ कर रहा हूं। मैक्सिमम हाइट हमने अगर फाइंड करनी है तो देखें, मैक्सिमम हाइट का मतलब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट s, ये हमने फाइंड करना है कि बॉल ने मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, यही मैक्सिमम हाइट होगी। लेकिन इसके लिए हमारे पास t की वैल्यू होनी चाहिए, स्मॉल t, दैट इज टाइम, वो होना चाहिए। अभी वो हमारे पास नहीं है, वो t हम इस वाली इक्वेशन से फाइंड करेंगे, इस वाली इक्वेशन से, ये वाली, ठीक है। इससे मैं कोई नाम तो नहीं दे सकता, तो चलें यहीं पे इसको नाम दे देता हूं, इक्वेशन स्टैटिक स्टॉर। अब जरा गौर से देखें कि जब हम ऊपर फेंकते हैं, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जाके रुकेगी थोड़ी देर के लिए, तो वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। तो अगर मैं वेलोसिटी 0 पुट कर दूं, वेलोसिटी जगह पे 0 पुट कर दूं, तो यहां से मेरे पास t आ जाएगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, जो आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आई थिंक थर्ड चैप्टर था प्रोजेक्टाइल, उसमें पढ़ा था। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अगर मैं वेलोसिटी 0 पुट करूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट जब यहां पे पुट करूंगा तो मेरे पास सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा ये। तो जब हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट में यहां पुट करूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी यहां से, ठीक है। अच्छा मैं फिर पुट कर रहा हूं इक्वेशन स्टैटिक में v इज इक्वल टू 0, तो जो मैंने लिख दिया पुट v इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन स्टैटिक। तो इक्वेशन स्टैटिक बनेगी 0 इज इक्वल टू माइनस gt प्लस 2450, यहां से t की वैल्यू सेपरेट कर लें, तो gt इज इक्वल टू 2450, तो t इज इक्वल टू 2450 डिवाइडेड बाई g। अब ये t की वैल्यू पुट कर दें इस वाली इक्वेशन में, जिसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3 का। तो देखें जी फिर, पुट t is equal to 2450 divided by g in equation number 3। तो इक्वेशन 3 बन जाएगी s is equal to -490 -490 t स्क्वायर, तो t की जगह ये पूरा आ जाएगा 2450 डिवाइडेड बाय g, और ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। आगे है प्लस 2450 और एक दफा फिर t की जगह क्या आ जाएगा 2450 डिवाइडेड बाय g, ठीक हो गया। g की वैल्यू चाहे तो पुट कर दें, बल्कि चाहे तो क्या पुट करें, क्योंकि हमने पर्टिकुलर आंसर फाइंड करना है। तो ये लिखा -490, बल्कि चलें इसको 2450 का स्क्वायर, 2450 का स्क्वायर, 2450 का स्क्वायर ये आता है 6002500। इसको मैं डायरेक्टली 490 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 490, तो ये बनता है 2941। ये इकट्ठे ही मैं पूरे की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 2941225000 डिवाइडेड बाय जी। अब जी स्क्वायर है, ठीक है। अब जी की वैल्यू क्या थी, जी की वैल्यू सेंटीमीटर में, क्योंकि ये पूरा जो क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू गिवन थी वो सेंटीमीटर में गिवन थी, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन थी वेलोसिटी की वैल्यू। तो यहाँ पे जी की वैल्यू पे फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में हम पुट करेंगे, तो इसलिए जी की जगह लिख दिया 980 सेंटीमीटर पर सेकंड, और होल ये बाय वाला होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। आगे प्लस का साइन, अब 2450 मल्टीप्लाई 2450 मींस वही 2450 का स्क्वायर, 2450 का स्क्वायर ये आता है 6002500 डिवाइडेड बाय जी की जगह फिर लिख दिया 980। अब यहां से क्या बनेगा, s इज इक्वल टू, डिवीजन करें
तो 294122500 डिवाइडेड बाय 980 का स्क्वायर, तो ये आता है 3062.5 प्लस का साइन। इसी तरह ये भी देख लेते हैं 60022500 डिवाइडेड बाय 980, ये आता है 6125। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा सेंटीमीटर्स में, क्योंकि वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन थी। तो मैं ऐड कर रहा हूं तो बनता है 3062, ये बन गया 9187.5 सेंटीमीटर्स लेंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसका आंसर चेक कर लें और अगर सही है तो स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा ठीक है, मिस्टेक मिल गई ना, ये देखें ना, ये माइनस साइन यहाँ पे इग्नोर कर दिए, ये अब ये सब्ट्रैक्शन होगी, और जब सब्ट्रैक्शन होगी तो वही आएगा। देख लेते हैं। नाउ 616125 माइनस 3062.5, तो ये बनता है 3062.5। यस, अब ठीक है। लेंगे, अब ले लें स्क्रीनशॉट।